एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 186 यूनिट 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेंस। हमारे दो टॉपिक आते हैं, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेंस, सेकंड मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। जो हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेंस, इसके अंदर हमारे 5 टॉपिक आते हैं। पहला टाइप ए पर्सनैलिटी, सेकंड हॉस्टिलिटी, थर्ड परफेक्शनिज्म, फोर्थ प्रोक्रास्टिनेशन एंड लास्ट लर्नड हेल्पलेस, लर्नड पेसिमिसिव। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेंस। ये होता क्या है? इसमें हमें ये बताया गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस होता ही नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी बातों को लेके वो स्ट्रेस हो जाते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा उनको बोल दिया तो स्ट्रेस हो जाता है, और किसी किसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत इग्नोर करते हैं। तो इसी चीज़ को हमें इसमें पढ़ना है कि किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से उनको गुस्सा आता है, और वो किस फैक्टर में आते हैं कि इस फैक्टर में अगर वो लोग होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति वो किस तरीके से सोचता है, महसूस करता है, फील करता है, और किस तरीके से एक्ट करता है। तो इन चीज़ों से ना हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना स्ट्रेस ले रहा है, नहीं ले रहा है। होता है ना कि जब कोई ओवर थिंकिंग करता है तो उसको बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है। कोई जल्दी फील कर लेता है तो वो रोने लग जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो ऐसे हम देखते हैं कि टाइप ए पर्सनालिटी में हमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति किस तरीके से वो एक्ट करता है, फील करता है, सोचता है, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो टाइप ए पर्सनालिटी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि उनको कोई भी ऐसे सिचुएशन आते हैं उनके सामने कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वो उनको देख के बहुत जल्दी घबराहट जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, और उनको कॉम्पिटिशन्स पसंद होते हैं, और वो सोचते हैं कि जितना भी हम काम करें वो परफेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई ना तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। उनके लिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, और कोई भी अगर उनको गोल अचीव करना होता है तो वो उसमें ना बहुत जल्दी मचाते हैं। कि जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं 3 मंथ्स की, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा 1 मंथ में हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो ऐसे करते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें, और वो ना बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और इसी की वजह से ना ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी रहते हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, और वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। तो टाइप ए पर्सनालिटी इस फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करती है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना वो सारे टाइप ए पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। और इसके अदर साइड देखें तो टाइप बी पर्सनालिटी में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। उनको ये नहीं होता कि हमें जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, नहीं, उनको लगता है कि हाँ, जितना टाइम है हमारे पास हम उसमें आराम से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो भाग दौड़ मचा के या फिर जल्दी जल्दी करके वो काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत शांति से करते हैं, उनको पता है हमारे पास इतना टाइम है, हम अपने इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। और वो बहुत रिलैक्स रहते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, घुल मिल के रहते हैं। तो टाइप ए पर्सनैलिटी वैसी होती है, तो उनको स्ट्रेस बहुत कम होता है। और लेकिन जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उसके ये कुछ टाइप्स थे टाइप ए पर्सनैलिटी के। अब टाइप ए पर्सनैलिटी कुछ कंपोनेंट्स भी है, जैसे स्टेटस इनसिक्योरिटी। अब ये क्या करते हैं कि ना ये अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं, और उसी की वजह से ना इनको ना खुद पे ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा, इनका जो सेल्फ स्टीम होता है ना बहुत कम होता है, और इनकी जो एक्सेप्टेशन होती है ना दूसरों से बहुत ज़्यादा होती है कि ये ना मेरे लिए ना बहुत कुछ करके दिखाएगा। और ख़ुद से भी इनकी ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन होती है कि मैं भी ना देखना इतना ज़्यादा कुछ कर दूँगा ना, बहुत ज़्यादा करूँगा। और जब वो नहीं होता ना तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है।
तो ये था हमारा पहला कंपोनेंट, स्टेटस इनसिक्योरिटी। सेकंड है अर्जेंसी ऑफ टाइम। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इन लोगों के ये क्या सोचते हैं कि हम ना बहुत जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करें। इनको ना मतलब पेशेंट नहीं होता है कि जितना टाइम हमें दिया गया है उसमें हम आराम से कर सकते हैं, नहीं, ये सोचते हैं कि हम जितना जल्दी कर सकें ना उतना जल्दी कर लेते हैं और फिर बाद में है ना हम कोई और काम कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। तो ये ऐसा सोचता है, इसलिए इनका ना बहुत, इसी वजह से ना कई बार जब ये जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो काम ख़राब भी हो जाता है। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लाइक वैसे इनका होता है कि जब ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से इनको स्ट्रेस होता है। तो ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट, अर्जेंसी ऑफ टाइम। थर्ड आता है हाइपर अग्रेसिवनेस। अब हाइपर अग्रेसिवनेस तो हम बोल सकते हैं कि इनका ना डोमिनेट बिहेवियर होता है, बिना कुछ फील करे, बिना कुछ सोचे समझे ये कुछ भी बोल देते हैं। इनके अंदर मतलब बोलते हैं ना कि खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, जब गुस्सा होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ कैसा भी इनका बिहेवियर होता है तो इनका ऐसा बिहेवियर होता है। और इसी वजह से ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको पता है इनका ऐसा इतना मतलब एग्रेसिव बिहेवियर है कि इनसे कौन बात करेगा, कोई बात नहीं करके खुश होता है। तो उस वजह से भी होता है कि अकेला रहना, लाइक वैसे, तो इस वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी। फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी मतलब कि ना ये ना दूसरों को ना हमेशा नेगेटिव वे में देखते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हमेशा शक करते हैं कि ये ना पर्सन पक्का ना, अगर दो बात कर रहे हैं तो ये सोच रहा होता है ये पक्का ना मेरे बारे में बात कर रहे होंगे या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। लाइक इनको ना मतलब कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। इसी वजह से ना वो खुद को लेके ना बहुत वो करते हैं कि मतलब खुद को लेके सोचते रहते हैं कि पक्का मेरे बारे में बात कर रहा होगा, ये वो ऐसे मुँह चढ़ाने टाइप में। तो ऐसे इनकी पर्सनैलिटी होती है। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा ड्राइव टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि ये ना खुद का मतलब है ना खुद को मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि खुद को उल्टा सीधा ये सब चीज़ें बोलना, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करना, ना ही कुछ करना, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो सिंपल सा ये है कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी, ये नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सिर्फ ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि इनका जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, अपनी जॉब वगैरह को लेके इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है और अपनी लाइफ को लेके भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और इनके जो उसके बाद और भी चीज़ें होती है, जैसे इनकी एनर्जी कम रहती है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं रहता है और जो स्ट्रेस होता है उसके सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। ये सिर्फ ये कि इनका सिर्फ हम सोचते हैं कि बस इनको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। तो ये था हमारा पहला फैक्टर, टाइप ए पर्सनालिटी। अब सेकंड आता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ उसका वो गुस्सा करता है, नहीं, उसका वॉलेंट बिहेवियर होता है। वो बहुत जल्दी मतलब इरिटेट हो जाता है, दूसरों को लेके खुश नहीं होता है, दूसरों को देख के बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम सिंपल बोले तो लाइफ में जब हमारे छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी के ऑफिस में बैठे हैं तो चाय गिर जाती है किसी के ऊपर गलती से, तो उसकी वजह से गुस्सा हो जाना, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसी टेबल से गुम हो जाती है, किसी ने ले लेते हैं तो उसकी वजह से वो उस पर गुस्सा करता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको लेके बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा होते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेस होता ही होता है। उनको खुद पे अंदर से जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, तो मतलब होता है ना कि भाई इनसे कोई बात नहीं करेगा, तो वो अकेलापन भी होता है इनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका इफ़ेक्ट ना बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसकी सिर्फ परफॉर्मेंस या फिर उसके जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होते हैं, इनकी हेल्थ भी ख़राब होती है और उनके साथ जो सोशल रिलेशनशिप है वो तो ख़राब होता ही है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा करेंगे तो कोई इनसे बात नहीं करेगा। तो ये था हमारा हॉस्टिलिटी कि ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब नेक्स्ट आता है परफेक्टिनिज़म। परफेक्टिनिज़म मतलब कि एक्सेप्टेशन, कि ना हम जब खुद से या फिर दूसरों के जब एक्सेप्टेशन रखते हैं कि ये चीज़ हमारी होनी चाहिए, कि जैसे हम खुद से रखते हैं कि देख मेरे को ना ये
बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट अगर वो नहीं होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। और जब हम दूसरे से उम्मीद करके रखते हैं कि ये काम वो कर देगा, बट वो नहीं करता है किसी रीज़न की वजह से, तो भी हमें स्ट्रेस होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखते हैं कि भाई ये कर ही देगा, मुझे पक्का यकीन है, बट वो नहीं करता है, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और इसमें क्या होता है, परफेक्शनिज्म में हमारी दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल परफेक्शनिज्म और एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म। इंटरनल परफेक्शनिज्म मतलब कि आप जो खुद से एक्सेप्टेशन रखते हो कि हाँ मैं ये खुद से उम्मीद रख रहा हूँ कि हाँ ये मैं कर लूँगा। और एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म मतलब कि आप दूसरों से जो एक्सेप्टेशन रखते हो उसको हम एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म बोलते हैं। तो इंटरनल परफेक्शनिज्म जो होता है उसमें ये होता है कि जब हम खुद से ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन रख लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सेप्टेशन रख लेते हैं, और जब वो नहीं होते हैं ना तो उसका इफ़ेक्ट्स हमारी हेल्थ पे तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी होता है, उसको भी डाउन कर देता है। उसकी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं दूसरों के साथ वो सारे ख़राब हो जाते हैं, और हमारा जो आत्मसम्मान होता है ना वो भी डाउन हो जाता है। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमें ना दूसरों के अंदर फॉल्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ना देख मैंने इसको बोला था ये काम करने को, बट ये नहीं किया। वो कभी भी ना उनसे ना सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, दूसरों के साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा परफेक्शनिज्म। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब कि हम डिले करना, मतलब कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार चल आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं। अब वो कल सोचते हैं तो परसों कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम अपने असाइनमेंट्स का। जब हम अपने असाइनमेंट्स बनाने लगते हैं तो हमारे पास काफ़ी महीने होते हैं, 2-3 महीने हमें आराम से मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कोई नहीं, आज नहीं तो कल स्टार्ट कर लेंगे, आज नहीं कल स्टार्ट कर लेंगे। जब वो धीरे धीरे टाइम चला जाता है तो हमें जो वो डेट सामने आने लगती है तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है क्योंकि हमें वो कंप्लीट नहीं होता है हमारा काम। तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो प्रोकास्टिनेशन वही होता है कि जिस व्यक्ति जो अपने काम को डिले करता जाता है तो उसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है, वो अपना काम टाइम पे नहीं करता है, वो सोचता है आज नहीं तो कल कर लूँगा, कल नहीं तो परसों कर लूँगा। इसी वजह से वो ऐसे ऐसे चलता रहता है और इसी की वजह से उनको स्ट्रेस होता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट आता है लर्न हेल्पनेस और लर्न पेसिमिस्टिव। लर्न हेल्पलेस मतलब कि ऐसे सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हो, आप उस इवेंट को फेस नहीं कर पाते और आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं होता है कि हम इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। तो वो होता है हमारा लर्न हेल्पलेस। अब लर्न पेसिमिस्टिव होता है कि वो चीज़ जो हमें बाहर से ऐसे सिचुएशन मिली है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके हम कुछ सीखते, मतलब हमें होता है हमें सीखना चाहिए बट हम सीखते नहीं हैं और उसकी वजह से हमें ना मतलब स्ट्रेस होता है क्योंकि हम उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि ना अगर मैंने ये जॉब नहीं मिले या ये इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू भी नहीं दे पाऊँगी या मैं अगले जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगी या एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। ये सारी चीज़ें चलती है हमारे दिमाग में। और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं पर्सनलाइजेशन, परमेसिव एंड प्रीवेंसिनेस। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। जो मॉडरेटर है वो हमारा स्ट्रेस और जो हमारा रिएक्शन आता है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। इसके 5 पॉइंट्स हैं लोकस ऑफ कंट्रोल और हार्डीनेस, सोशल सपोर्ट, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, जेंडर एंड कल्चर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये रोटर ने दिया था 1954 में और उनका मानना ये था कि इसमें इन्होंने हमें समझाने की कोशिश ये की थी कि जब भी हम एक व्यक्ति कोई भी काम करते हैं
तो उसका जो रिज़ल्ट होता है या फिर उस मतलब उस काम करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आता, अगर वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या ये करता है कि वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि नहीं ये तेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है या तूने कुछ गलती किया है, इसकी वजह से देख मेरा इसका रिज़ल्ट ये आया है। तो ये मतलब खुद को ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी हमारी ना दो टाइप आते हैं, इंटरनल कंट्रोल और इरिटेशन और सेकंड एक्सटर्नल कंट्रोल और इरिटेशन। जब एक व्यक्ति खुद पे कंट्रोल कर लेता है ना, तो उसके बाद उसके सामने अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जब वो उसको लेता है स्ट्रेस को, तो उसमें क्या होता है कि वो जब चैलेंज उसके सामने आता है तो वो उसके सामने डरता नहीं है, उसको डील करने की कोशिश करता है कि ये जो स्ट्रेस आया है या इस जो ये मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई है मैं इसको फेस करूँगा, इसको एक बेटर तरीके से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मतलब एक चैलेंज की तरह वो एक्सेप्ट करता है। अगर वो खुद पे कंट्रोल करता है तो, अगर वो कंट्रोल नहीं करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को भी डाउन करता है, परफॉर्मेंस भी डाउन करता है और उसकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, लोकस ऑफ कंट्रोल। सेकंड पॉइंट आता है हार्डीनेस। हार्डीनेस हमारा डिनोट करता है चैलेंजेस या फिर कंट्रोल या फिर एक कमिटमेंट। अब जैसे समझे कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डीनेस है और ऑप्टिमिज्म है, तो वो क्या करता है कि जब भी उसके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और इसको अगर मैंने पास कर लिया ना, इसमें अगर मैं जीत गया तो ये मेरे लिए आगे मतलब मुझे ग्रो करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है तो आप उस चैलेंज को अगर फेस कर लेते हो तो आप है ना ग्रो करते हो। ऐसे ही क्या है कि अगर ये ऐसे व्यक्ति जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डीनेस होता है ना, तो वो ना मतलब कोई भी काम करते हैं ना, या जैसे नॉर्मल बिना स्ट्रेस के भी, और जो स्ट्रेस वाला काम है उसमें ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो इंजॉय होकर अपना सारा काम ख़त्म करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास है ना बहुत सारे मतलब डील करने के ना बेटर आइडियाज़ होते हैं कि ना जो भी स्ट्रेस आएगा या जो भी चैलेंज आएगा उसको मैं ना बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगा, उसको बहुत अच्छे से डील करूँगा। और अगर इसके अपोजिट में देखें कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लो हार्डीनेस होता है वो और ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो हार्डीनेस भी हमारा एक अच्छा है कि हमें हार्डीनेस होना चाहिए ताकि हम जो भी चैलेंज आए या फिर जो भी सिचुएशन आए उसको हम फेस कर सकें बेटर तरीके से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडरेटर है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति को एक सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का, फैमिली का या ऑफिस में किसी का भी, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है और बहुत अच्छे से वो डील कर पाता है सिचुएशन से। जैसे होता है ना कि सोशल सपोर्ट, जैसे हम किसी को गिफ्ट देना, फाइनेंस में हमारी हेल्प करना, फूड्स में, या फिर कुछ और ऐसे चीज़ें जिसमें उसकी हेल्प चाहिए वो उसको हेल्प करता है, कुछ आइडियाज़ उसको चाहिए तो वो उसमें इसकी हेल्प करता है। तो ऐसे जब हमें इस सोशल सपोर्ट किसी का मिलता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत, हम जल्दी उसके मतलब जल्दी हमें ना रिकवर कर पाते हैं और जल्दी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। एक होता है ना इमोशनली सपोर्ट मिलना, लाइक वैसे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्ट मतलब कि ना उस व्यक्ति के पास है ना हमेशा कोई ना कोई है ना स्ट्रेस को डील करने के लिए ना मतलब आइडियाज़ होते हैं, मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि अगर वो कोई भी सिचुएशन उसके सामने आता है तो वो उससे ना डील कर लेता है बहुत जल्दी। उसको ना घबराहट नहीं होती कि मैं कैसे करूँगा या क्या नहीं करूँगा, वो ना उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करता है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई आइडिया होता है या कुछ भी होता है, बट वो सिचुएशन को फेस करता है। और इसके दूसरे साइड देखें जो पेसिमिस्टिक है, वो वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि उनको ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है स्ट्रेस। मतलब कि जब भी उनको स्ट्रेस आता है ना, मतलब ऐसे सिचुएशन आती है जिसके सामने उनको स्ट्रेस हो रहा है,
तो उससे क्या होता है कि वो ना उस सिचुएशन से डील नहीं करते हैं, उनको ना बहुत घबराहट या फिर मतलब वो सोचते हैं यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो उनके अंदर साइको और फिजियोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजिली उसको ले लेते हैं। वो ना कोशिश नहीं करते कि हमें सॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, वैसा कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है जेंडर एंड कल्चर। जेंडर एंड कल्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस में। जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म में क्या है कि वो ना बहुत ज़्यादा वो डिपेंड होता है जेंडर पे भी और साथ ही साथ कल्चर पे, और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं पड़ता है, वो किस तरीके से उसके बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है एक व्यक्ति के, इन सब चीज़ों पे भी पड़ता है। और पर्सनैलिटी तो हम देख ही सकते हैं कि पर्सनैलिटी तो होती ही है, साथ के साथ वो किस तरीके से सोचता है, उसके क्या एटीट्यूड्स है, क्या बिलीव्स है, इनका इम्पैक्ट भी हम पे पड़ता है। और इसी इम्पैक्ट की वजह से हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से स्ट्रेस को लेता है और उसके लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं कि मैं इस तरीके से स्ट्रेस को डील कर सकता हूँ और इस तरीके से वो नहीं कर सकता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो वही चीज़ है, और इसी वजह से ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो अभी फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने इसमें फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेस पढ़ा, जिसमें हमने देखे कुछ फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस लेते हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे पहला टाइप ए पर्सनालिटी, और टाइप ए पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेटस इनसिक्योरिटी, सेकंड अर्जेंसी ऑफ टाइम, थर्ड हाइपर एग्रेसिवनेस, एंड फोर्थ फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी, एंड लास्ट ड्राइव टूवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर होता है हॉस्टिलिटी। थर्ड जो फैक्टर होता है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है प्रोक्रास्टिनेशन। फिर लास्ट हमारा आता है लर्नड हेल्पनेस एंड लर्नड पेसिमिसिव। और लर्नड हेल्पनेस के इनके अंदर हमारे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तीन, पर्सनलाइजेशन, सेकंड परमिसिव, और थर्ड प्रिवेसीनेस। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस भी हमारा, इसके अंदर भी हमारे जो पॉइंट्स आते हैं, पहला आता है लोकस ऑफ कंट्रोल, सेकंड हार्डीनेस, थर्ड सोशल सपोर्ट, फोर्थ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, एंड लास्ट जेंडर एंड कल्चर। ये था आज का हमारा यूनिट 3 जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और थैंक यू।